कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कविता सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होती, बल्कि वो भावनाओं, अनुभवों और समाज का आईना होती है। हम अक्सर मंचों पर युवा कवियों को सुनते हैं, कभी उनकी पंक्तियाँ दिल को सुकून देती हैं तो कभी सोचने पर मजबूर कर देती हैं और कई बार हमें हमारे समाज की सच्चाइयों से रूबरू कराती हैं। आज हम अपनी बियॉन्ड द क्लासरूम सीरीज में आपको ऐसे ही एक युवा कवि और लेखक अभिसार गीता शुक्ल से मिलवाने जा रहे हैं, जिनकी कविताएं प्रेम, दोस्ती, आस्था जैसे राम के विचार और समाज के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को बेहद संवेदनशीलता और गहराई से छूती है। उनकी लेखनी ने खासकर युवाओं के बीच एक अलग पहचान बनाई है और उनकी एक मजबूत फैन फॉलोइंग की है। बातचीत शुरू करने से पहले हम आपको अपनी बियॉन्ड द क्लासरूम सीरीज के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। इस सीरीज के माध्यम से हम ऐसे लोगों से संवाद करते हैं जो अपने क्षेत्र को गहराई से समझते हैं और अपने अनुभवों के जरिए दूसरों, खासकर युवाओं को कुछ नया सिखा सकते हैं। यहाँ हम उन सीखों को सामने लाने की कोशिश करते हैं जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि असली जिंदगी में भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। तो आइए आज की इस खास बातचीत की शुरुआत करते हैं अभिसार गीता शुक्ल के साथ। अभिसार जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। पहले तो बियॉन्ड द क्लासरूम के सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत नमस्कार पहुँचे मेरा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये बीएचसी के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, एक बेहतरीन काम किया जा रहा है, जहाँ पे अभी हम शायद पहुँचेंगे तो हम देखेंगे किस तरह से काम हो रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए, मुझे इस वार्ता में बुलाने के लिए। जी हाँ, तो सबसे पहले मेरा ये प्रश्न है कि आप ये बताएं कि ये जो लिखने की शुरुआत है वो कैसे होती है, इसके पीछे की कहानी क्या है और आपको प्रेरणा कैसे मिली, कहाँ से मिली? ऐसा होता है कि सड़क पे जाते हुए प्रेरणा मिल जाती है। कभी अभी तो क्या हो रहा है कि जैसा जैसा काम आ रहा है, जैसे कि कुछ स्टैंड अप आर्टिस्ट के काम आ रहे हैं, उनको तो वॉशरूम में बैठ के भी मिल जाती है प्रेरणा। तो किसी भी राइटर के लिए प्रेरणा कहाँ से मिल जाती है जरूरी नहीं है, या ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी इम्पोर्टेंट ये बात ये है कि वो किस चीज के लिए, किस बात को लेकर काम कर रहा है। तो हम लोग तो गांव से निकले हुए लोग हैं, एक यात्रा करते हुए लोग हैं। हम अपने छोटे से गांव से चले, फिर थोड़े बड़े शहर आए, फिर लखनऊ जैसे शहर में आए और फिर अब दिल्ली जैसे शहर में हैं। तो मुझे लगता है कि ये यात्रा है जो आपको विचार देती है। आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई बातों को समझते हैं, जानते हैं कि लोग कैसे बात कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। तो लिखने की प्रेरणा बस इतनी सी लगती है कि जो हम भर जाते हैं उसमें से जो थोड़ा सा छलक पाता है वो शायद कविता का रूप लेता है, शायद साहित्य का रूप लेता है। और जितने भी हमसे पहले साहित्यकार रहे, जो हमारे बाद साहित्यकार आएंगे, जो हमसे पहले कवि रहे, जो हमारे बाद कवि आएंगे, उनका बस इतना सा ही है कि वो इमोशन से भर गए और उन्होंने आसपास देखा चीजें और उन्होंने उसको लिखने का प्रयास किया, पर समहाउ जो वो फील कर रहे थे वही और लोग भी महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने उसको हवा दी, उन्होंने कई जगह पर कोट किया, कहीं पर लिखा, कहीं पर समझा। तो इस तरह से वो बातें फैलती गई। तो मुझे लगता है प्रेरणा हमारे आसपास है। किसी के लिए माँ प्रेरणा है, किसी के लिए प्रेमिका प्रेरणा है, किसी के लिए पिता प्रेरणा है, किसी के लिए किसान प्रेरणा है। तो ये इस तरह से सारी बातें होती रहती हैं और प्रेरणाएं हमारे आसपास है। किसी के लिए एक निराला जी ने लिखा कि इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर, उनके लिए वो एक मजदूर, एक काम करती हुई स्त्री प्रेरणा हो गई। किसी के लिए कहा जाता है कि जो पहली कविता निकली थी वो इस तरह से कविता निकली थी। किसी एक कविता, एक क्रॉंच पंछी है, उसने विरह में जो उसका रुदन हुआ उससे पहली कविता निकली। तो कविताओं के निकलने का, साहित्य के होने का कारण अलग अलग है, चीजें अलग अलग हैं, पर मुझे लगता है कि आप जो भी महसूस कर पा रहे हैं सबके लिए अलग अलग प्रेरणा है। मेरे लिए मेरी प्रेरणा मेरी यात्रा है कि जो मैंने गांव से लेकर और यहाँ तक की यात्रा करी, मेरी यात्रा ही मेरी प्रेरणा है। और उन्हीं के बीच बीच में कई सारे ऐसे लोग, जैसे कि कभी माँ के जो मुझे माँ ने जो सिखाया वो बातें कभी उसमें शामिल हुई, कभी पिता की हुई, कभी दोस्तों की हुई, कभी मजे मस्ती के साथ उनके साथ जो बातें करते हैं हम लोग। जैसे अभी आपने एक कोट किया कि जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसके पीछे का एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण है कि एक बार एक बच्चा गेंद खेल रहा था, बैट बॉल खेल रहा था, तो उसकी बॉल जो है नाली में चली गई अंदर तक, तो किसी का हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो कहा कि यार कैसे निकलेगी, तो एक आदमी आया, उसने अंदर से बॉल निकाल के दी, तो उसने कहा कैसे निकलेगी, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ये ऐसे भी फन वे में भी चलता रहता है। तो आप जहां से भी लें, प्रेरणाएं अलग अलग तरीके से मिलती रहती हैं। मेरे लिए मेरी प्रेरणा यात्रा है, जो अलग अलग दो लोगों से, अलग अलग दौर से, अलग अलग शहरों से होती है, यहाँ तक पहुंची है। आपकी कोई ऐसी एक कविता या फिर कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जब आपको लगा हो कि हाँ मैं लिख सकता हूँ? जहां तक मैं याद करता हूँ ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट जैसा कुछ नहीं रहा। डायरी लिखते थे लोगों के साथ में, दोस्तों का मजा करने के लिए, दोस्तों का मजाक उड़ाने के लिए कविताएं लिखते थे, तुकांत कविताएं लिखते थे।
तो उनकी कविताएं लिखते लिखते उसमें से एक दोस्त ने कहा कि जब इतना अच्छा लिख पा रहे हो, इतना बढ़िया तो काम सिद्ध कर पा रहे हो, तो कुछ अच्छा लिखो, कुछ जिसमें कुछ भलाई वलाई हो, जिसमें कुछ समाज सीखे, ऐसा कुछ लिखो। तो वो लिखना शुरू कर दिया। तो ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था। हाँ, स्टेज पे आने का आप टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं कि एक शो आता था शेमारू टीवी पे, वाह भाई वाह करके, तो वहां से एक टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं। बनारस में एक अच्छा कवि सम्मेलन हुआ, जहाँ से लोगों ने पहचाना, उसको आप एक टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं। अभी हम नया नया काम कर रहे हैं, नई नई चीजें हो रही हैं, उसको आप टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं। तो ऐसे कई सारे टर्निंग पॉइंट्स थे। एक रामचंद्र था जो मेरा जो बहुत पॉपुलर हो गया, फिर एक दोस्ती पे शेर पॉपुलर हो गया। तो ऐसे हर एक टाइम के बाद में, कुछ एक टाइम लैप्स के बाद ऐसा समय आता है जब आप कुछ सीखते हैं, जब आपको लगता है कि अच्छा ये टर्निंग पॉइंट हो गया। आप तो, या आपको कह सकते हैं कि प्रेरणा देने के लिए, हर बार आपको पुश करने के लिए कुछ कुछ चीजें ऐसी होती रहती हैं, तो हम उससे सीखते रहते हैं, उसके दम पे आगे बढ़ते रहते हैं कि चलो यहाँ तक हो गया तो आगे भी चल ही लेंगे। स्टेज शोज पर भी हम आते हैं अभी, लेकिन जब आपने बात कर ही दी तो एक सवाल इसके पीछे ये भी बनता है कि इसके पीछे कोई फाइनेंशियल कारण था या फिर आपका अपना चॉइस था इसको चुनना? क्या कविताओं को चुनना? स्टेज शोज के पीछे का क्या कारण? नहीं, कोई एक कारण नहीं होता है। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी आर्ट से कोई भी कलाकार जो है, उसके लिए जो पैसा है वो बाई प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए वो जाता नहीं है, सभी को पैसे चाहिए, किसको पैसे की आवश्यकता नहीं है, पर वो बाई प्रोडक्ट है किसी भी कलाकार के लिए। पेंटर जब पेंटिंग बनाता है तो पैसे के लिए नहीं बनाता है। हाँ, बाद में उसका मूल्य बढ़िया सा लग जाता है तो उसको और फायदा है कि अच्छा सा काम हो गया, लेकिन उसका प्राइम उद्देश्य ये नहीं है ना कि वो पैसा कमाने के लिए पेंटिंग बना रहा है। वो पेंटिंग बना रहा है, उससे पैसा उसको मिल रहा है। तो हम लोगों ने भी जब कविताएं की तो ऐसा हमने सोच कर नहीं की कि इससे पैसा कमाया जाएगा। वो तो हमारे मन की अभिव्यक्ति थी, निकल गई, हमने कविताएं कर ली, हमने बातें कर ली। पर जब हमने उसको स्टेजेस पे बोला, देखा कि लोगों को पैसे मिल रहे हैं, तो हमको भी चाहिए पैसे, तो हमने भी उसके लिए पैसे की डिमांड करनी शुरू की। और लगा कि जब समाज में इतनी सारी चीजें चल रही हैं जिन पे लोगों को पैसे मिल रहे हैं, जिन पे नहीं मिलने चाहिए उन पे भी मिल रहे हैं, और जिनसे उनसे पैसे छीन लेने चाहिए उन पे भी उनको पैसे मिल रहे हैं, तो हम तो कुछ बढ़िया काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें तो मिलना ही चाहिए। तो उस तरह से बढ़ रहे हैं। पर कविता का कभी उद्देश्य पैसे कमाना नहीं था। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उससे जुड़ा हुआ नहीं है। अब जब उस पे आगे बढ़ चुके हैं, इसी रास्ते पे आगे बढ़ चुके हैं, तो लगता है कि थोड़ा पैसा मिल जाए तो क्या ही है, थोड़ा क्या ज्यादा ही मिल जाए। आपने अपने नाम में गीता जोड़ा है, तो उसके पीछे की क्या कहानी है या फिर क्या विचार है? देखिए, कवि और जो भी शायर साहित्यकार होता है, वो बहुत कम सोचता है। वो जो लिख देता है या जो पढ़ देता है, उसके बाद आने वाले लोग उस पर सोचते हैं, विचार करते हैं। तो मेरा तो ऐसा है कि जिस गीता के ज्ञान से रचा बसा संसार, गीता माँ का नाम है, गीता से अभिसार। तो क्योंकि मेरी जो बचपन में मेरी पौराणिक जो शिक्षाएं हैं, जो भारतीय जनमानस में बैठी हुई राम, महाभारत, कृष्ण, इन सबकी जो पृष्ठभूमि की कहानियां हैं, वो हमने मम्मी से ज्यादा सुनी। तो मुझे जैसा लगा कि जब मैं अपना नाम खोज रहा था कि सब राइटर्स का एक पेन नेम होता है, तो मैं उसमें क्या ऐड करूं, तो मुझे लगा कि यार उन्हीं से सब कुछ सीखा है, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो मुझे लगा उनका नाम लेना चाहिए। और उसका एक और भी कारण ये था, जो बहुत मैं भी उसमें सोच पाया कि उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो ऐसा था कि जब मेरी मम्मी बहुत छोटी थी, मतलब अपने ग्रेजुएशन और इसके टाइम पे थी, तो वो पढ़ नहीं पाई किसी कारण से। उस समय की जो अपनी रीतियां और जो उनके रिवाज थे कि लड़कियां ज्यादा पढ़ जाएंगी तो ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का ढूंढना पड़ेगा, ज्यादा दहेज देना पड़ेगा, इस वजह से वो पढ़ नहीं पाई। और ब्रिलियंट थी, मतलब बहुत ही मेधावी छात्रा थी। मामा अभी तक मेरे यहाँ कहते हैं कि उनको मलाल रह गया कि उनको नहीं पढ़ा पाए। तो मुझे लगता है कि जब मैंने नाम लगाया तो मुझे लगा कि जितना मैं पढ़ता जाऊंगा और जितना आगे पहुंचते जाएंगे, वहाँ मेरी माँ भी रहेंगी साथ में। हालांकि ज्यादा ही पढ़ाई कर ली, अभी तक नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चल रही है, तो साथ साथ माँ भी चल रही है, यही सोच के माँ का नाम लगाया था। ये जो गीता आपने जोड़ा है, तो ये इससे आपकी लेखनी पर कोई प्रभाव पड़ा है? मतलब कोई प्रभाव पड़ा? नहीं, लेखनी पे इसका प्रभाव था, इसीलिए जोड़ा है। अच्छा, इसको जोड़ने से प्रभाव नहीं पड़ा। इसको जोड़ा इसीलिए क्योंकि उससे प्रभावित थे, तो इसको जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हम इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इस नाम के पीछे से, इसके पीछे के जो इसका पीछे का अध्यात्म है उससे, तो उसकी वजह से हमने ये नाम ही जोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम आगे की बातचीत लाइब्रेरी में करते हैं। बातचीत का यह सिलसिला एक बार फिर से। अभिसार जी, आपकी लेखनी में आस्था भी है, प्रेम भी है, करुणा भी है, वात्सल्य भी है, तो आप किसी एक विषय पर फोकस करते हैं या फिर आपको जैसा महसूस होता है आप वैसे ही लिखते हैं? मुझे लगता है कि ये तो कैसी सी बात हो गई कि आप आज से केवल प्रेम पर ही लिखेंगे, यानी कि जिस दिन आपने भक्ति महसूस की, वात्सल्य महसूस किया, उस दिन आप नहीं लिखेंगे।
तो मुझे लगता है मानव संवेदना है, सब कुछ इसी में चलता रहता है। कभी आप प्रेम महसूस करते हैं, कभी आप भक्ति महसूस करते हैं, कभी आप वात्सल्य महसूस करते हैं, कभी आप घृणा महसूस करते हैं, कभी आप क्रोध महसूस करते हैं। मुझे लगता है कि संपूर्णता उसी के साथ आती है जब आप मन के हर भाव को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है जितने भी कवि हुए, जितने भी राइटर हुए, जितने भी साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने ये प्रयास किया कि वो जीवन के हर भाव को, जो भाव वो महसूस करते हैं, उसको दर्शा सकें। तो हम भी उसी क्रम में हैं। शायद थोड़ी प्रबलता से मैं वो बात दिखा पाया, इसलिए आपको लगता है कि अलग-अलग सेगमेंट में लिखते हैं। पर मुझे लगता है जितना भी कवि है, जितना भी साहित्यकार है, जो भी राइटर्स हैं, जो भी पोएट्स हैं, वो ऐसे ही लिखते हैं और वो ऐसे ही काम करते रहे हैं। तो मैं इसमें कोई नया नहीं हूँ। शायद थोड़ा-सा प्रबल हो गया हो कोई 2-3 भाव, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अलग-अलग उसमें लिखता हूँ, पर ये सभी लोग करते रहे हैं, मुझसे पहले भी। कोई एक कविता या शायरी जो आपके दिल के सबसे नज़दीक हो? नहीं, ये तो ऐसे कहना हो गया कि किसी माँ से ये पूछना कि उसका कौन-सा बच्चा उसको बहुत प्रिय है। तो ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि कौन-सी कविता मुझे बहुत प्रिय है। जो भी लिखा गया है सब कुछ ही बहुत दिल के बहुत करीब है। एक कविता है, लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ। एक कविता है कि जिसमें जो मैंने कोशिश की कि किसी ईश्वर का खालीपन कैसा होता है। वो एक कविता है कि जिसमें भगवान राम हैं और सारी चीज़ें छूट चुकी हैं पीछे, युद्ध हो चुका है और महल में अकेले हैं और सोच रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमने बिताई हैं, क्या-क्या चीज़ें करी हैं और उसके बाद भी कैसा भाव है। तो उस पर ये कविता है कि काल खंड के प्रश्न जटिल हैं, राम कहाँ सब सह पाते हैं। काल खंड के प्रश्न जटिल हैं, राम कहाँ सब सह पाते हैं। एक समय के बाद हमेशा राम अकेले रह जाते हैं। एक समय के बाद हमेशा राम अकेले रह जाते हैं। महल जीत कर दान दिए हैं, पीड़ाओं के पान किए हैं। जीवन दुर्लभ हास्य यही था और राम के भाग्य यही था। सत्य संवारो, स्वप्न जलाओ, स्वयं स्वयं को राम बनाओ। किंतु राम की सीमाएं हैं, सीमाओं में ढह जाते हैं। जग सीता का हो जाता है, राम अकेले रह जाते हैं। जग सीता का हो जाता है, राम अकेले रह जाते हैं। इसका दूसरा हिस्सा है कि इसी बात पर सत्य अड़ा है, राम बड़े या नाम बड़ा है। इसी बात पर सत्य अड़ा है, राम बड़े या नाम बड़ा है। राम सत्य का एक नाम है, सत्य जीव का परम धाम है। राम नाम को जपते जपते राम राम तक रह जाते हैं। राम नाम को जपते जपते राम राम तक रह जाते हैं। नाम बड़ा हो जाता है पर राम अकेले रह जाते हैं। नाम बड़ा हो जाता है पर नाम अकेले रह जाते हैं। और इसका आखिरी ये है कि देख रहे हैं महल अधूरा, कौन करे अब आकर पूरा। पदचिन्ह सभी के गौण हो चुके, सारे भाई मौन हो चुके। चाह यही है मन के द्वारे, कोई आकर राम पुकारे। किंतु भाग्य के खालीपन को शिखर पुरुष ही सह पाते हैं। राम राज्य तो आ जाता है, राम अकेले रह जाते हैं। राम राज्य तो आ जाता है, राम अकेले। बहुत बहुत आभार आपका। आज के एआई के दौर में जहाँ एआई भी कविताएं लिख रही हैं, तो आपको लगता है कि मतलब इसमें कवियों के लिए यह एक चुनौती है? मतलब मुझे लगता है कि जो लोग ज़बरदस्ती कवि बन गए उनके लिए तो चुनौती है, क्योंकि जैसी कविताएं एआई लिख रहा है वैसी कविताएं हमारे यहाँ ज़बरदस्ती कवि भी लिख रहे हैं। पर जो भाव के अंदर गूढ़ तरीके से जाकर महसूस कर कर रोते हुए जो कविता एक कवि लिखता है, मुझे नहीं लगता है कि एआई वो कभी लिख पाएगा। और अगर एआई ने कभी वो कविता लिख ली तो उसका भी स्वागत है, क्योंकि हम किसी से लड़ने तो नहीं आए हैं। अगर हमारे भाव को व्यक्त करता हुआ कोई भी हमको मिल जाएगा तो हम उसको गले से लगाएंगे। तो अगर एआई कल को इतना डेवलप हो गया, इतना उसने विकास कर लिया कि उसने ऐसी कविता लिख दी जो हमारे अंतस को छू रही है, तो बहुत अच्छी बात है। पर मुझे लगता नहीं है ये, क्योंकि जो मैं अपने साथ के कवियों को जानता हूँ, जो मुझसे पहले कवि रहे हैं, वो कविताएं लिखते हुए रो पड़ते थे। वो इतना भाव विभोर हो जाते थे कविताएं लिखते हुए। जो मैं ऐसी एक भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। जब भी बारिश होती है तो मैं उसको पढ़ने का प्रयास करता हूँ, पर शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मैं उसको बिना रोए पूरा पढ़ पाया हूँ। तो ऐसी कविताएं जहाँ पर हैं वहाँ पर एआई का सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। बट फिर भी अगर कभी ऐसा दौर आया, ऐसा समय आया कि हमको रिप्लेस करने में कामयाब हुआ तो अच्छी बात है, हम भी बैठ के सुनेंगे कविताएं। लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा मुश्किल लगता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब एआई आ गया है
उससे कुछ लोग जो हैं, जो अभी तक तुकबंदी कर रहे थे, उनका काम थोड़ा खतरे में हो जाएगा। तो अभी तो फिलहाल एआई हमारे लिए लाभकारी है कि वो आज जल्दी से आए और उनका काम खत्म हो और हमारा काम शुरू हो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो एआई की जो एक प्रामाणिकता है वो भावनात्मक रूप से हम नहीं मतलब देख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं भावनाएं भी होनी चाहिए कविता में। एआई इंटेलिजेंट है, इमोशनल नहीं है, दोनों में अंतर है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो आपकी बात समझ सकता है कि आप दुखी हैं तो वो बताएगा कि दुख में क्या क्या हो सकता है, पर वो आपके साथ दुखी नहीं हो सकता है। वो इंटेलिजेंट है, उसको सारी बातें पता है, उसकी बुद्धिमत्ता ऐसी कि उसको सारी बातें ज्ञात हैं, पर वो इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। वो आपको बता सकता है, जैसे कि वो दवाई तो बना सकता है कि दवाई में ये चीज़ें लगेंगी, पर उसके लिए वो दवाई कैसे फ़ायदा करेगी, उसके जो रिसर्च होते हैं उसके पीछे एक पूरी टीम काम करेगी। डॉक्टर होगा जो ये बताएगा कि हो सकता है आपको दवाई फ़ायदा करे और मुझे नहीं करे, तो जो मेरे शरीर के सिम्टम्स हैं उनमें कैसे दवाई फ़ायदा करेगी, कैसे काम होगा, वो एक बात डॉक्टर जैसे जानता है वैसे एक बात कवि जानता है। तो उसको पता है कि उस भावात्मक उस कौन सी स्ट्रिंग को छेड़ना है, कौन से तार को छेड़ना है जिससे आपके अंदर वो भाव पैदा हो। ये काम कवि कर सकता है, ये काम करने में अभी तो एआई सक्षम नहीं है। आज के दौर में जो युवा लिख रहे हैं वो मतलब किस तरह की रचनाएं लिखें जिससे एक उनकी एक दिशा तय हो सके, उसके लिए आप उनको क्या कहना चाहेंगे या फिर क्या टिप्स देना? ये ऐसा किसी कवि को आप ये नहीं बता सकते कि उसको क्या लिखना चाहिए, वो तो बस लिखें। दिशा तो नियति तय करेगी, दिशा तो आप किस पृष्ठभूमि से आए हैं ये तय करेगा। नहीं, लेकिन एक समय के अनुसार भी होता है कि किस तरह का टेस्ट है, लोगों का क्या नहीं, टेस्ट तो अगर है। आप इसी समय में जी रहे हैं तो यही कविताएं लिखेंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप यहाँ की समय लिख रहे हैं और आप जाकर कविता लिखेंगे रामायण के काल की, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसके साथ मिलाती हुई कविता लिखेंगे ना। हम जब राम की कविता लिख रहे हैं तो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम राम से जुड़े हुए हैं। हम इसलिए राम की कविता थोड़ी लिख रहे हैं कि चलो आओ सतयुग की कविता लिखते हैं। हमने कलयुग की कविता ही लिखी है, पर कलयुग में राम प्रासंगिक है इसलिए हम राम की कविताएं लिख रहे हैं। हम इसलिए थोड़ी लिख रहे हैं कि चलो आप सतयुग की कविताएं लिख लेते हैं, चलो आज द्वापर की कविताएं लिखते हैं, ऐसा नहीं है। अगर इसी दौर में व्यक्ति जी रहा है तो इसी दौर की कविताएं लिखेगा वो, और वो जी रहा है तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं कैसा लिखे, वो लिख रहे हैं। और जो लोग लिख रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि आप दिशा तय करके कविता नहीं लिख सकते हैं। कविताएं अपने आप लिखते हैं जो आप महसूस करते हैं, फिर वो दिशा तय करती है, फिर उसके अनुरूप लिखते हैं। ऐसा भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक छोले भटूरे की दुकान पर भी उतनी ही भीड़ है जितनी एक बड़े रेस्टोरेंट में भीड़ है। यानी आप कुछ भी लिखेंगे, कोई भी बात करेंगे, आपको सुनने वाले लोग हैं। बस बात यह है कि आप उन तक कैसे पहुंच रहे हैं, अपनी बात लेकर उन तक कैसे जा रहे हैं। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। ये जो भी ये काम करने में सक्षम होगा उसको लोग सुनेंगे, उस तक पहुंचेंगे। और आप इस दौर में जी रहे हैं, ये एक ऐसा दौर है जिसमें सब चीज़ें प्रासंगिक हैं। इसमें राम भी उतने प्रासंगिक है, इसमें किसान भी उतना ही प्रासंगिक है, इसमें प्रेम भी उतना प्रासंगिक है, इसमें दोस्ती भी उतनी ही प्रासंगिक है, इसमें कॉलेज भी उतना ही प्रासंगिक है, इसमें गाँव की पाठशाला भी उतनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर संयुक्त परिवार की बात भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी एकल परिवार की बात प्रासंगिक है। तो ऐसा तो कोई विषय ही नहीं है जिस पर जो आप कह सकें कि क्या ऐसा लिखा जाए। आप तो बस लिखें, उसके बाद लोग आपको दिशा देंगे, आपकी नियति आपको दिशा देगी, ईश्वर आपको दिशा देंगे। कविता को फुल टाइम करियर के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि आपने भी कहा कि शौक में ही लिखना शुरू किया था। और कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ लोग कविताएं तो लिख रहे हैं लेकिन वो उसे फुल टाइम करियर के रूप में नहीं ले पाते, क्योंकि उसे ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाता या फिर वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। देखिए, आप कविता से अर्निंग करने आए तो ये फुल टाइम नहीं है। कविता फुल टाइम जॉब है, ये बात सच है, लेकिन वो फुल टाइम जॉब को वैसे ही आपको पे करेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपने केजी से पढ़ना शुरू किया और फिर आप आते आते आपने 12th में डिसाइड किया कि आप इंजीनियरिंग करेंगे या आप लॉ करेंगे, तो ये आपकी 12 वर्ष की यात्रा के बाद आप इस दिशा पे पहुंचे कि अब आप कमाने के लिए जा रहे हैं। तो क्या इतना ही समय आपने कविता को दिया है कि आप ये बात कह पा रहे हैं कि हम अब कमाने के लिए निकल रहे हैं कविता से? आप तो 2 दिन कविता करने के बाद सोचते हैं कि तीसरे दिन कमाना शुरू कर दें। तो कविता हो या कोई भी क्षेत्र हो, वो एक दिन में आपको पैसा देना शुरू नहीं करता है। उसके लिए आपको एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि जो भी लोग जहाँ पर भी कविता के क्षेत्र से भी कमाना चाहते हैं, तो आपको कोई भी चीज़, मतलब आप किसी भी फील्ड में, मान लो कि आप इंजीनियर है तो इंजीनियर एक 18,000 भी कमा रहा है और एक इंजीनियर 18 लाख भी कमा रहा है। तो ये जो 18,000 से 18 लाख तक की यात्रा है, ये आपके कैलिबर पे डिपेंड करती है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं भी कवि हूँ और फला भी कवि है, वो 18 लाख कमा रहा है और मैं 18,000 कमा रहा हूँ, ऐसे कैसे संभव है? वो इसलिए संभव है क्योंकि वो आदमी, उसने आप मेहनत करी है, उसने अपने 18,000 को 18 लाख तक पहुँचाया है, तो उसको 18 लाख का पैकेज लग गया है। आपका उतना नहीं लगा हुआ 18,000 पे, तो अभी आपको यानी और काम करना है। तो कविता के क्षेत्र में अनुभव भी काम करता है, सब कुछ काम करता है। एक समय के बाद आप इससे कमा सकते हैं, पर कविता में आप कमाने नहीं आ सकते। कविता में आप कविता करने के लिए आ सकते हैं। यानी कि एक मात्र कोई भी कला का कोई भी क्षेत्र है, उसमें आप सिर्फ कमाने नहीं आ सकते हैं। कमाना बाई प्रोडक्ट, जो मैंने पहले ही कहा था कि पैसा बाई प्रोडक्ट है।
एक समय के बाद आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप काम कर रहे हो तो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। लगातार खोद रहे हो तो पानी तो निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन आप क्या सिर्फ उसी के लिए काम कर रहे थे, वही काम कर रहे थे, तो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर आप यात्रा छोड़ देते हैं। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ कहीं पर पहुंचने के लिए निकले हैं तो आप रास्ते के नज़ारे छोड़ते हुए चले जाएंगे, तो आप वहां पर जाके किसी को यात्रा वृत्तांत नहीं सुना सकते। तो अगर आपको यात्रा वृत्तांत भी सुनाना है, यानी कि अगर आपको कविता भी करनी है और पैसे भी कमाने हैं, तो आपको पहले कविताएं भी करनी पड़ेंगी, और उसके बाद जब आप उससे पैसा कमाएंगे तो उसका बाय प्रोडक्ट है ही। यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो कला है उसका एक दुर्भाग्य भी है, क्योंकि अगर आप लिखते हैं, अगर आप कुछ बनाते हैं, तो क्योंकि कला की पूजा होती है, हम ऐसे भी बोलते हैं, तो इसे अर्निंग होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ आपको लगता है कि ये एक दुर्भाग्य है? देखो, ये समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि आपके क्षेत्र के आसपास का कलाकार भूखा नहीं रहे, उसको मिलता रहे। लेकिन ये कलाकार और ये आर्टिस्ट की भी उतनी ही जिम्मेदारी होनी चाहिए कि फिर उसकी भूख इतनी नहीं बढ़े कि वो लोगों से छीन कर खाने लगे। तो अगर ये सामंजस्य कभी बैठ जाता हो तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी, पर चूंकि ये दोनों ही तरफ से नहीं है, जो लोग इसको कमाना भी चाहते हैं कला से, वो भी इतना कमा लेना चाहते हैं, इतना धन अर्जन चाहते हैं, जो कि कला को मारता है, जो कि कला की बात नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी बात है कि कई सारे कलाकार भूखे मर जा रहे हैं, उन तक चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं, उन तक धन नहीं पहुंच रहा, उन तक रोटी नहीं पहुंच रही, वो भी सही नहीं है। तो ये एक बहुत सामंजस्य की ये सामाजिक जिम्मेदारी है कि आपकी बात लिखने वाला कवि, आपके दृश्य को अंकित करने वाला चित्रकार, आपकी बात को अदाकारी के रूप से दिखाने वाला अभिनेता, ये भूखे नहीं मरे। पर दूसरी तरफ उनकी भी जिम्मेदारी इतनी है कि वो लूटे नहीं समाज को इस कला के नाम पर। तो ये वाइस वर्सा है कि आप कैसे किसी चीज़ को देखते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल उनको धन मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक यही काम पूरी तरह से फुल टाइम जॉब के तरीके से कर रहे हैं तो उनको भूखे तो नहीं मरना चाहिए, उनको आश्रित तो नहीं रहना चाहिए। समाज की जिम्मेदारी है कि वो उनको दे। लेकिन भारत में और बाहर के क्षेत्र में यही बदल जाता है। बाहर एक कवि हैं, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं है, पर कहा जाता है कि जब वो लिखते थे तो सरकार ने कह दिया था कि इनकी तरफ से कोई गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी, कि उनको डिस्टर्बेंस नहीं हो। पर ये वहाँ कहा जा सकता है, यहाँ पे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने सारे लोग हैं, आप बता नहीं सकते। यहाँ पे जो व्यक्ति किताब पे या कॉपी पे लिखने में सक्षम है वो राइटर है, वो पोएट है। तो पोएट कौन है, अभी कौन राइटर है, इसकी ही पहचान नहीं है, कौन कलाकार है, इसकी ही पहचान नहीं है। तो जब तक इसकी पहचान नहीं, तब तक आप कैसे उन तक वो बातें पहुंचाओगे? जो पहले आ गया वो ले लेता है, जो सही साहित्यकार है वो नहीं आ पाता, क्योंकि वो भागेगा तो नहीं लेने के लिए। तो मुझे लगता है सामाजिक रूप से समाज की जिम्मेदारी भी है, उतनी ही कलाकार की भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों तक पहुंचकर बताए कि वो क्या कर रहा है, उतनी ही सरकार की जिम्मेदारी भी है कि वो ये बात समझे कि उसको कुछ मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है तीनों के बीच का एक सामंजस्य है, जो बैठेगा तो बहुत अच्छा होगा, वरना हम सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अपने अपने हिस्से का श्रम तो कर ही रहे हैं। सोशल मीडिया ने, खासकर इंस्टाग्राम ने, कवियों और लेखकों को विशेष रूप से प्रभावित किया। इसमें आपकी जर्नी कैसी रही है? नहीं, मेरा तो सोशल मीडिया से बहुत रहा, और किसी के लिए भी कोई एक प्लेटफॉर्म तो होता ही है। मैं बहुत पहले से ये बात कहता आ रहा हूँ कि पानी अपना रास्ता स्वयं खोज लेगा। नदी को आप रास्ता नहीं बता सकते, नदी अपना रास्ता खुद बनाती है। तो अगर सोशल मीडिया नहीं आया होता तो किसी न्यूज़पेपर से हम चल गए होते, लोगों तक पहुंच गए होते, किसी मैगजीन से पहुंच गए होते, किसी और वीडियो से पहुंच गए होते, किसी समाचार पत्र ने पहुंचा दिया होता, किसी ने कुछ किया होता, चौराहों पे खड़े होकर गा रहे होते, यहाँ से पहुंच गए होते। तो कोई ना कोई केंद्र तो मिलता, कोई ना कोई एक रास्ता तो होता ही होता, क्योंकि हमें तो यहाँ तक आना ही था। ये तो नियति थी कि सोशल मीडिया आ गया तो उसके जरिए से आ गए। तो नदी तो अपना रास्ता खोजेगी, अगर वो अनवरत चल रही है, गति में है, तो वो तो कहीं ना कहीं पहुंचेगी। बात यह है कि उसको माध्यम क्या मिलता है। अब किसी ने उसके लिए नहर बना दी है तो उनसे रास्तों से तो वो निकल जाएगी, नहीं बनाई है तो अपना रास्ता बनाएगी, उजाड़ेगी, चार चीजें उखाड़ेगी। अभी हमको उखाड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पुराने जो डर्रे चल रहे थे उनको हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और नदी में जो अगर अपनी गति होगी, अपनी तीव्रता होगी, तो पुराने बांध तोड़ते हुए निकलेगी वो। तो चूंकि उसको रास्ता दे दिया गया, एक सोशल मीडिया का रास्ता हो गया, तो हमने पुराने बांध नहीं तोड़े, हमने अपना रास्ता बना लिया, वरना बांध तोड़ते। डिजिटल ऑडियंस में और जैसे आप मंच वगैरह पे शोज़ वगैरह जो करते हैं, उसके ऑडियंस में कोई फ़र्क महसूस होता है आपको? हाँ, बिल्कुल फ़र्क महसूस होता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दो तरह के आर्टिस्ट होते हैं। एक होते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के आर्टिस्ट, यानी कि जो रील बनाते हैं। एक होते हैं हमारे जैसे आर्टिस्ट जो अपना कंटेंट कहीं और पढ़ते हैं, फिर उसमें से रील काटते हैं। तो रील बनाते नहीं हैं हम रील काटते हैं। तो ऐसा ही ये सिस्टम है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा काम सोशल मीडिया प्रेजेंट में ये सिर्फ इसलिए प्रेजेंट करना है, इसलिए दिखना है कि हम लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। हमारा काम वो काम नहीं है।
मेरा काम सोशल मीडिया में लगातार बने रहना नहीं है, मेरा काम लगातार ज़मीन पे बने रहना है, ताकि हम और अपनी लेखन को सुधार सकें और अच्छी तरीके से बातें कर सकें। पर वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि आज के दौर, जो अभी आपने बात कही थी कि आज के दौर के लोग कैसे सीखेंगे, ये आज का दौर है। हम कितना भी दूर से लिखते रहें, पर हमको इस दौर में आना पड़ेगा। हमने लिखा ना, हम आए ना सोशल मीडिया पे, हमने यहाँ पे काम किया ना, हमने इंस्टाग्राम पे काम किया, हमने यूट्यूब के लिए काम किया, हमने फेसबुक के लिए काम किया, कुछ नया प्लेटफॉर्म होता तो उसके लिए भी काम करते। तो जो भी आएगा वो इसके लिए काम करेगा, ये आज के दौर की मांग है। तो आज के दौर में हम लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, इसके द्वारा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों तक पहुंचें, तो ज़्यादा हमारी जो कविता है उसको रीच मिले और थोड़ा पैसा ज़्यादा मिले, क्योंकि वो ज़्यादा तो लोगों तक पहुंचेगा तो पैसा आएगा हमारे तक। और फिर वही बात है कि हम लोग जब काम करें तो पैसा तो मांग ही रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो कविता है या फिर जब आप लिखते हैं तो उससे समाज में कुछ बदलाव आता है, या फिर सिर्फ आपकी ये भावनात्मक अभिव्यक्ति है? मेरी तो भावात्मक अभिव्यक्ति ही है, बाकी समाज सुधर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई और आके फिर लिखेगा। मतलब हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम लोग तो लिख ही सकते हैं, हमारा तो काम लिखना ही है। दिशा दिखा सकते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, कहीं पे कोई कांड हो गया, कोई हत्याएं हो गई कहीं पर मान लो कि दहेज प्रथा हो गई है, भ्रूण हत्या हो गई है, इन सब पर लोग लिखते हैं। तो इसका उद्देश्य ये नहीं कल को लोग इससे बदल जाएंगे, पर उस समाज में जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उसको दर्शाने का प्रयास जरूर करते हैं, ताकि हमारा काम सिर्फ लोगों के सामने आईना रखने का है कि हम शीशा रख देते हैं अपना, देखो सुधरना चाहते हो कि तुम्हारे चेहरे पर धब्बे हैं, तुम्हारे चेहरे पर फोड़े फुंसी निकल आए हैं, इनको सुधारना है तो सुधार लो, नहीं सुधार सकते हो तो हम चले जाएंगे, कोई और आके आईना रखेगा। हमारा काम सिर्फ आईना रखने का है, हमारा कार्य उसको जबरदस्ती किसी से काम करवाने का नहीं है। इसके लिए संस्थाएं बनी हुई हैं, इसके लिए और चीज़ें हैं, सरकार है, संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो NGOs के थ्रू बुक्स और 50 तरीके से काम कर रहे हैं। तो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम सिर्फ लोगों को ये बताना है कि तुम्हारे में क्या कमियां हैं, तुम्हारे में क्या अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयों को और अलंकृत करो, और जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको साफ करो, उनको ढंग से प्रेजेंट करो या ढंग से रखो सामने। इसके बाद एक तीसरा चरण जरूर आता है, जब हम लोग भी इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, समाज का हिस्सा इतना प्रगाढ़ तरीके से बन जाते हैं कि हमको लगता है कि अब वो फोड़े फुंसी जो है वो हमारे चेहरे पे भी दिखने लगे हैं, तो हम लोग निकलते हैं बाहर उसको साफ करने के लिए। तो ऐसा भी समय आता है। लेकिन अगर आप मूलतः किसी कवि के बारे में पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है उसका काम सिर्फ और सिर्फ आईना रखना है, उसका काम समाज को सही करने के लिए जाने का काम नहीं है। आप एक किताब पर भी काम कर रहे हैं अभी, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताना चाहें। दरअसल मुझे लगता है कि हर बार ये बात होती है, आपने किताब का नाम लिया तो बहुत अच्छा काम किया, इससे मेरा भी थोड़ा प्रमोशन हो जाएगा। तो किताब के बारे में आपने पूछा, तो किताब की बात ऐसी कि मुझे हमेशा ये बात बोली जाती है कि धर्म की स्थापना के लिए ही हुआ। महाभारत का युद्ध जो है वो धर्म की स्थापना के लिए हुआ, यानी कि ईश्वर जो बार बार जन्म लेते हैं वो धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी बार बार ये बात रिप्रेजेंट की जाती है कि वो दो परिवारों के मध्य की लड़ाई थी। तो मेरा दिखाने का प्रयास यही है कि अगर उस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में पांडव की बजाय अगर दुर्योधन जीत जाता तो क्या दृश्य होता, तो शायद लोग समझ पाए या शायद लोगों तक ये बात पहुंच पाए कि क्यों वो युद्ध अवश्यंभावी था और क्यों उस युद्ध में कृष्ण भगवान ने पांडवों का साथ दिया और क्यों उनका जीतना अवश्यंभावी था। तो ये इस विषय पर है कि जब दुर्योधन जीत गया तो समाज की स्थिति क्या हुई। अच्छा, कब तक आएगी ये बुक? आप लोगों की दुआएं रहीं और सब चीज़ें ठीक ठाक रहीं तो शायद सितंबर और अक्टूबर तक आने का प्रयास रहेगा इस किताब का। फिर बाकी आपके हवाले रहेगी, यहाँ भी किताब ज़रूर आएगी वो, और आप भी पढ़िएगा और हमें बताइएगा कैसी लगी आपको। हम भी इंतज़ार करेंगे। मेरा एक प्रश्न ये भी है कि आज के युवाओं में कहीं ना कहीं जो पढ़ना है वो बहुत कम हो गया है, और क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये एक समय की बात थी, हम ही लोग वो हैं जिन्होंने खूब स्क्रॉल किया है और हम ही लोग अब ऊब रहे हैं, तो लोग बुक की तरफ लौट रहे हैं। पिछले 2 बार से मुझे लगता है जितनी बुक फेस्टिवल में, बुक फेयर में जितना ज़्यादा लोग, जितनी भीड़ रही उतनी उससे पहले कभी नहीं रही। तो ऐसा नहीं, मैंने जैसे पहले भी कहा कि चूंकि भारत में जनसंख्या बहुत बड़ी है तो यहाँ पर हर तरह के लोग हैं। यहाँ पर किताबों को पढ़ने वाले लोग भी उतने ही हैं जितने किताबों को फेंकने वाले हैं। यहाँ किताब संजोकर रखने वाले भी उतने ही लोग हैं जितने किताब किसी को दे देने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर हर तरह के लोग हैं। आप ये कह सकती हैं कि मोबाइल का दौर वो बढ़ा है, यूज़ बढ़ा है, सोशल मीडिया का यूज़ बढ़ा है, लेकिन इससे किताबों का यूज़ कम हो गया ऐसा नहीं है। लोग किताब पढ़ रहे हैं, लोग किताबों तक पहुंच रहे हैं, और इसका उदाहरण है हमारे आसपास के लोग। आप लोग जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखते हैं भीड़ आती है। अभी हम बात ही कर रहे थे तो पता चला कि 2000-3000 से ज़्यादा
लोग बुक लेकर जा चुके हैं, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये दिखाता है कि लोग किताब पढ़ रहे हैं, किताबों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हाँ, कम ज़्यादा तो हर टाइम में थोड़ा चलता रहेगा। बीच का समय हमारा ही पहले का समय जो हम लोगों ने बिताया आज से 4-5 साल पहले का समय, वही समय ऐसा था। हम ही लोग वो बेकार लोग थे जो लोग नहीं पढ़ रहे थे। अभी की पीढ़ी तो पढ़ भी रही है, नई जो पीढ़ी आ रही है वो पढ़ भी रही है, और हम लोग भी अब पढ़ने की तरफ बढ़ रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। हमारे साथ के लोग भी पढ़ना शुरू कर चुके हैं। फ्री बुक इन हैंड कैंपेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो लोगों को फ्री में किताबें उपलब्ध करवाती हैं? मुझे ऐसी किसी भी मुहिम से जुड़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए भी पसंद है क्योंकि हर व्यक्ति अपने तरह से लोगों तक पहुंचने का काम कर रहा है। हम भी उसी में काम कर रहे हैं। हमारा काम है कि कविताएं पढ़ते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, उनको कविताओं के माध्यम से करते हैं। जो कविताएं नहीं कर पा रहे, जो साहित्यकार हैं, वो साहित्य के माध्यम से किताबें लिखकर लोगों तक पहुंचते हैं। जो ये दोनों काम नहीं कर पा रहे, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उन किताबों को, उन शब्दों को ले जाके लोगों तक ले जाते हैं। तो मुझे लगता है लोगों तक किताबें पहुंच रही हैं, उसका कुछ लाभ हो रहा है। मुझे तो लगता है सबसे अच्छी बात है ये। इसमें तो इसका तो कोई इफ और बट है ही नहीं इसमें कि इसको क्यों करना चाहिए। ये तो अच्छा काम है। इसमें जो हमसे हो पाए हमें सहयोग करना चाहिए कि लोगों तक किताबें पहुंचे, लोग किताब पढ़ें। ऐसे हज़ारों बच्चे हैं, ऐसे हज़ारों लोग हैं। अभी हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, किसी विश्वविद्यालय में, किसी कॉलेज में एक बच्ची आती है, उसके घर में भी फ़ोन नहीं है। तो ऐसे लोगों तक अगर हम पहुंच के उनको किताबें दे पा रहे हैं, उन तक किताबें पहुंचा पा रहे हैं, तो हमारा सौभाग्य होना चाहिए। इसमें तो हमें जितना हो सके सहयोग से बढ़ चढ़ के सहयोग करना चाहिए। अंत में आपसे आग्रह है कि अगर आप कोई अपनी एक कविता सुनाना चाहें या फिर शायरी। तो एक यहाँ पे सारे दोस्त बैठे हुए हैं, मैं दोस्त पे पढ़ देता हूँ कि खुशियाँ जब जाएंगी पागल, साथ में गम भी जाएंगे। खुशियाँ जब जाएंगी पागल, साथ में गम भी जाएंगे। जैसे खिलौने टूट गए हैं, टूट भरम भी जाएंगे। और तब तो बात नहीं कह पाए, अब पापा से कहना है। मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं कि तब तो बात नहीं कह पाए, अब पापा से कहना है। दोस्त कुएं में कूदेंगे तो कूद तो हम भी जाएंगे। शुक्रिया। शुक्रिया विशाल जी। हमारे पाठक भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जिनको भी पूछना है। नमस्कार, मेरा नाम पलक है। दरअसल मेरा कैसे सवाल, हैं पलक? मैं बहुत अच्छी हूँ भैया, आप कैसे हैं? बढ़िया। खैर, मेरा सवाल यही है कि अभी आपने बात की कि जब सोशल मीडिया का दौर है तो कई लोग अभिव्यक्ति के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर कविता का क्या पैमाना है, या अच्छे काव्य का क्या पैमाना है, या फिर क्या एक ही पैमाने पे हम सबका काव्य रख के देख सकते हैं? पैमाना तो हमको एक ही बनाना पड़ेगा और उसी के आधार पे हमें रखना पड़ेगा कौन सी कविता कैसी है और कैसी नहीं है। रही बात कि लोग कुछ भी कर रहे हैं कविता के नाम पे, तो देखो ये हर दौर पे काम होगा। चूँकि सोशल मीडिया का टाइम है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि ख़राब चीज़ों की पहुँच बड़ी जल्दी होती है, सबसे जल्दी याद होती है। जैसे कि हम लोग बचपन में क्या, हम लोग को पहाड़े नहीं याद होते थे, है ना, हमको पाठ नहीं याद होते थे अपने, लेकिन हमको टीवी के एड्स याद थे। हम लोग भी तो वही लोग हैं ना, क्योंकि ख़राब चीज़ हम बार बार सुन रहे हैं तो हमको याद वही होती थी। तो लेकिन हमारे पास आज के दौर में मेहनत ज़्यादा है। हमें अच्छी चीज़ें लाने के लिए इस बात की शिकायत करने की बजाय खुद पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी कि, और हमें उस एज तक जाना पड़ेगा कि जहाँ के बाद से हम भी ख़राब हो सकते हैं। हमको उस एज पे जाके, जैसे कि मान लो कि उस तरफ कोई लोग हों और हमको उनको इस तरफ लेके आना है, तो हमको भी यहाँ तक आना पड़ेगा। हम वहाँ से खड़े होकर चिल्लाते रहें कि इधर आ जाओ, तो वो नहीं आएगा। आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। तो ये आपके सेंस की, आपकी जो अंतस है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप वो लाइन न पार कर जाएं। वहाँ पहुँच के आप उस लाइन तक जाएं और वहाँ से लोगों को लेकर आएँ। तो आपकी मेहनत ज़्यादा है। हमारे दौर में हम लोगों की मेहनत, जो लोग सही से काम कर रहे हैं उनकी मेहनत ज़्यादा है। तो दरअसल मैं थोड़ा सा अपना सवाल और क्लियर करती हूँ, क्योंकि मेरा डाउट अभी भी क्लियर नहीं है। जब हम कह रहे हैं अच्छा या खराब, तो मैं उस चीज़, जो पैमाना शब्द है, तो पैमाने की थोड़ी सी परिभाषा चाहती हूँ कि, या तो आप अपना पैमाना बताएं कि आप देखिए, अच्छे और ख़राब का कोई पैमाना नहीं है। अच्छे और ख़राब का कोई पैमाना नहीं है। इसलिए नहीं है, हो सकता है मैंने दोस्ती पे शेर बोला। जैसे मेरा एक शेर है कि दोस्त कमरे में अकेला हूँ बचाते रहना, फ़ोन जब तक न उठे फ़ोन मिलाते रहें। तो अब ये कोई दोस्त जो कमरे में बैठा है, जो अपने जो नीट की तैयारी करने आया है, जो कोटा पहुंचा हुआ है, उसको ये शेर ज़्यादा समझ में आएगा, हमें नहीं समझ में आएगा। ऐसे ही किसी की जगह पर, किसी की बहन, किसी की बेटी जो दहेज से प्रताड़ित है, उसको दहेज पर लिखी कविता अधिक अच्छी लगेगी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सामाजिक रूप से कार्य कर रहा है और वो राम को आदर्श के रूप में देखता है, उसको राम पर लिखी कविता ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो कविता का कोई पैमाना नहीं है कि आपको क्या अच्छा लगेगा। आप किस ऑडियंस के बीच में, ये इम्पॉर्टेंट है कि उसका पैमाना वहाँ के हिसाब से बदलेगा।
जैसे कि मैं अपने घर में मम्मी को सुनाऊंगा तो मैं उनको ये नहीं सुनाऊंगा ना कि ये वाली कविता सुना दूं मैं अपनी, कि वो बेवफा है, तो दोस्त तू बेवफा है, तुझे बेवफा मिले, ये तो नहीं सुना सकता, कि वो कहेंगे क्या कौन बेवफा है भाई, इधर आना जरा। तो हमको अपनी ऑडियंस देखनी पड़ेगी कि हमारे पास ऑडियंस कैसी है, हम कहाँ पर सुना रहे हैं, हम किसी बड़े को सुना रहे हैं, हम अपने बच्चों को, उनको बच्चों को क्या है, उनको हंसी मजाक से खींच के लेके आना है और फिर उनको बड़ी बात बतानी है, उनके पास अलग है। बड़े लोग पहले ही वो सारी बातें देख के और एक जगह पर हैं, तो उनसे हमको वहीं पर बात करनी होगी, वो सीधे समाज की ही बात समझेंगे, वो उन्होंने देख लिया है कि समाज में कितना ज़्यादा चीज़ें कितनी ख़राब हैं, कितनी हत्याएं हो रही हैं, कितने रेप हो रहे हैं, कितना क्या हो रहा है। ये बात हमको अपने पिता, अपने चाचा लोगों से बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जानते हैं, उनसे हम डायरेक्ट बात करेंगे, उनसे दहेज पे हम डायरेक्ट बात करेंगे। पर एक बच्चा जो ग्रेजुएशन में आया है उसको हम दहेज थोपेंगे कि तुमको दहेज पता है क्या होता है, क्योंकि हमें क्या पता दहेज क्या होता है, अभी तो बड़ा टाइम है। तो उसको पहले हमको बताना पड़ेगा कि दहेज का मतलब क्या है, कैसे लोग शोषित होते हैं, कैसे चीज़ें हैं। अच्छा, हम सब लोग गाँव से हैं, हम लोग बात समझ नहीं रहे। तुम शहर किसी बच्चे से पूछो, उसको नहीं पता दहेज क्या होता है, वो तो कहता है गिफ्ट मिलता है, शादियों में तो गिफ्ट मिलते हैं, वो तो गिफ्ट जानता है। ये तो हम जानते हैं ना कि दहेज क्या होता है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे घर में पिता लोग कैसे मेहनत करके कैसे जुटाते थे, कैसे चीज़ें करते थे, तो हमको वो गिफ्ट दहेज लगता है। यहाँ तो गिफ्ट है वो, क्योंकि सभी लोग सक्षम है, क्लास की बात हो गई। तो आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि आप किसके बीच में हैं। आप अगर किसी बच्चे के बीच में किसी बड़ी कविता को सुनाएंगे तो बेकार लगेगा, वरना नहीं तो वो कौन सा भी कहा है कि एक हाथी झूम के चला, या आप अपने बड़े भाई को सुनाएंगे तो थप्पड़ खाएंगे और बच्चे को सुनाएंगे तो प्यार प्यार करेगा। तो आपको अपनी ऑडियंस देखनी पड़ेगी कविता सुनाने से पहले कि आपकी ऑडियंस कैसी है। जी, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम गौरव है गौरव, और कैसे हैं आप? आपकी एक कविता है राम के ऊपर, आप प्लीज वो पढ़ देंगे तो मेरा मन रह जाएगा। ठीक है। तो ऐसा है कि हमें राजनीति बड़े अलग अलग ढंग से राम को दिखाती है, पर राम क्या है कि हम अवध क्षेत्र से आए हैं, तो हमारे ऐसे किसी को कोई अनैतिक काम करने को कह दो किसी अपने बड़े बुजुर्ग से, तो कहते हैं भैया हमारे राम से ये काम नहीं होगा। सुना है आप सबने ये काम? वो राम उस चेतना का नाम है, और राजनीति आपको राम कैसे दिखाती है हम उस पर जाएंगे नहीं, क्योंकि वो अलग बात, एकदम अलग क्षेत्र हो जाएगा। तो ऐसे ही राम हैं, और अंगद रावण के दरबार में पहुंचा है, उससे लोगों ने पूछा, उससे रावण ने पूछा कि तुम्हारी सेना में उत्साह क्यों है, जो सेना आ गई है समुद्र के पार, इसमें इतना उत्साह क्यों है? तो उसका जवाब देते हुए अंगद ने जो बात कही, वो बात प्रदर्शित करते हुए छंद है। इस छंद के आखिर में ये बात निकलती है कि उस उत्साह का कारण भगवान श्री राम है। तो रावण पूछता है कि कौन राम? बस इन दोनों को बात है, राजनीति से अलग हमारे राम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अंगद कहता है कि जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं, अस्त्र अस्त्र से उठा है शोर, शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विलय की शाम है। वो शाम जो है जय पराजयों से भिन्न भिन्न लक्ष्य साधते हैं, जब सरंग अंग धार बेधते हैं पाप आप, अर्थ भी अनर्थ भी अकाम है। तो अकाम जिसकी वेदना में है विलीन तत्व, तत्व जिनकी शौर्य मात्र कल्पना से गर्जना के उठ रहे हैं तीव्र स्वर, स्वरों में एक नाम है, वो एक नाम राम है। तो ये राम की बात होती है। रावण पूछता है कौन राम? ये राम तो है, लेकिन है राम कौन है? तो अंगद जवाब देते हैं कि कौन राम, कि वो राम जो है चेतना के बिंदु, बिंदु जिससे प्रस्फुटित है तेज, तेज जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। अनाम जो है पंक्ति में प्रथम प्रथम है, धैर्य धर्म का है, शौर्य का अनंत अंत, क्रोध का प्रचंड युद्ध का निलय, प्रलय का जो विराम है। और राम कौन? विराम है अहम का जो है शोध इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति स्रोत का, अनंत मोक्ष धाम है, वो एक नाम राम है। और भी किसी को पूछना है? नमस्ते भैया, मैं इटावा से हूँ प्रतीक्षा। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी। आप यहाँ आई इतनी दूर से? जी, आपसे मिलने आए हैं। ये पूछना था मुझे कि जैसे कविता की हर किसी की अलग अलग प्रेरणा होती है, कभी किसी को अपनी माँ से प्रेरणा मिलती है, आपकी प्रेरणा क्या थी? आपने कविता की शुरुआत कैसे की? अभी आप थोड़ा लेट आई, हम इससे पहले से बात कर चुके थे। मेरी प्रेरणा किसी समय पर एक नहीं रही, कभी माँ प्रेरणा रही, कभी पिताजी से सीखा, कभी उनके संघर्ष से लिखा, कभी दोस्तों के बीच में हंसी ठिठोली करते हुए कविताएं करी, कभी राम पर कविताएं लिखी, कभी शिव जी को महसूस किया तो भगवान शिव पर कविताएं लिखी। तो अलग अलग समय में अलग अलग कविताएं रहीं। पर अगर आप मुझसे एक साथ पूछेंगे कि कविता मेरी प्रेरणा क्या है, तो मेरी जो गांव से यात्रा शुरू हुई और दिल्ली तक आकर ये यात्रा रुकी, मेरी यात्रा ही मेरी प्रेरणा है। मैं उसी से सीखता हूँ, उसी में जो लोग अलग अलग समय में मेरी प्रेरणा रहे उनसे सीखता हूँ, वापस लौटता हूँ अपनी यादों में कि उन्होंने क्या सिखाया था, फिर उससे लेकर आता हूँ और फिर लिखता हूँ। तो ये सब रही, और प्रेम भी उसमें से एक चीज़ है जो बीच बीच में होता रहा, टूटता रहा,
वो भी उसकी प्रेरणा का स्रोत रहा। पहली बार आपने कब पहली कविता लिखी, आपको याद है? मुझे याद नहीं है पहली कविता का, ऑनेस्टली मुझे पहली कविता का याद नहीं है, क्योंकि कविता का जो मूर्त रूप होता है, जो जिसमें छंद होते हैं, जिसमें मीटर होता है, वो तो बहुत बाद में निकल कर आई। पहले कुछ कुछ लिखा करता था। तो अगर आप ऐसे पहलेंगे कि तो एक मेरे पास एक कर्ण की कविता हुआ करती थी पहले, अब तो उसको पढ़ता हूँ तो लगता है इसमें बहुत काम करना है, पर टूटी फूटी जो पहली कविता आप कह सकते हैं वो वही कर्ण की कविता थी। कुछ मुक्त छंद की कविताएं थी उस समय पर, जब छंद कम आता था, तो वही दोनों कविताएं थी उस समय पर, उनको ही आप पहली कविता कह सकते हैं। पर जो बाद में आना हुई शुरू हुई उसका मुझे पता नहीं कैसे आई, कुछ 4 पंक्तियां आ गई होंगी, फिर 8 पंक्तियां आ गई, फिर कोई बड़ी कविता हो गई। तो पहली कविता बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डायरी बहुत पहले से लिख रहा था, तो वो एक अंदाज़ा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है कब से लिखना शुरू किया। बहुत छोटे थे, दुखी होते थे तो लिख लेते थे डायरी पे, तो बाद में बहुत टाइम तक उसको फाड़ते रहे कि दोबारा नहीं पढ़ने पड़े इसको। तो ऐसा कोई एक पॉइंट नहीं बता सकता मैं कि क्या कविता का रहा, पर हाँ किसी बीच में 2008-9 के आसपास कोई एक पहली कविता हुई होगी। तो मेरा एक और सवाल ये है कि क्या आप भी रचनाकार के इस द्वंद से गुजरे जब हम कुछ लिखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं किसी और पे हम व्यंग कर रहे हैं, किसी पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन फिर होता है ना कि आप एक उंगली किसी पे उठाते हो, 4 आपकी तरफ होती है। तो जब आप किसी पे किसी भी व्यवस्था पे आप उंगली उठा रहे हैं किसी भी चीज पे, और तब आपको अपनी भी गलतियां दिखती है, और फिर तब आप कहीं ना कहीं आपका लिखना बाधित होता है। मतलब मेरे साथ तो ये हुआ है, बहुत कम लिखती हूँ, लेकिन यही हुआ है कि जब मैं किसी और पे उंगली उठाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे 4 उंगलियां अपनी तरफ दिखती है कि यार यहाँ तो मैं गलत हूँ, और फिर वहीं मेरा रुकना। तो अगर आप किसी पे उंगली नहीं उठाओगी तो 5 आप पे उठ जाएंगी ना, तो एक उंगली तो उधर करनी पड़ेगी। और आपकी जवाबदेहिता सिर्फ आपसे है। 4 उंगलियां इसलिए नहीं उठती हैं, वो बहुत गलत एग्जांपल दिया जाता है कि आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 4 आप पे उठती हैं। उसका सही मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जवाबदेहिता आपकी अपने प्रति है। यानी कि जब आप किसी पर सवाल उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां 4 उंगलियां आपकी तरफ इसलिए हैं क्योंकि आपकी व्यक्तिगत जवाबदेहिता आपसे है। हाँ। लेकिन एक आपकी जवाबदेहिता, एक आपको जवाब देने के लिए एक गवर्नमेंट भी है, एक संस्था भी है, उससे आप जब जवाब मांगते हैं तो उंगली उसकी तरफ करते हैं। यानी कि अपने में सुधार भी, ज़्यादा सुधार अपने में करना है और उससे प्रश्न भी पूछना है। तो कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, उससे प्रश्न पूछते ही रहना है, उससे बात करते ही रहनी है, क्योंकि यही एक तरीका है। क्योंकि वो हमारे प्रति जवाबदेह हैं, हम उनके प्रति जवाबदेह नहीं है। हमने उनको वोट देके वहाँ पहुँचाया, उन्होंने हमको वोट देके हमारे घर में नहीं रखा है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनसे सवाल पूछते रहें। इस भ्रम में नहीं फंसे कि एक उंगली उनकी तरफ उठती है तो 4 अपनी तरफ उठती है। 4 अपनी ही उंगलियां उठती है ना जब हमें तो अपनी भी सुधार करना है ना, यही तो बात है वही कि आपने अपने को वोट देके बनाया है ना, आप अपना ही है, आपको अपने सुधार करना है हमेशा। वो काम आपको करना ही पड़ेगा, वो आजीवन काम चलेगा। लेकिन आपने जिसको भेजा है कुछ और काम के लिए, आपने जिसको भेजा, मान लो कि आपने किसी सरकार को सरकार बना दिया है, तो आपने उसको कुछ काम करने के लिए बनाया है ना, ये एक उंगली उसकी है। ये उनसे पूछने के लिए कि भाई पानी क्यों नहीं आ रहा हमारे यहाँ, गंदा पानी क्यों आ रहा है ना, ये उनसे पूछना, शिक्षा हमें क्यों नहीं मिल रही है, सफाई क्यों नहीं है, ये उनसे पूछने के लिए उंगली है। इसी पे वोट लगता है, इसी से पूछते हैं आप, इसीलिए इसी पे उंगली लगाई, इसी पे स्याही लगती है वोट देने के बाद, क्योंकि यही उंगली उठा के आप पूछ सकें, इसलिए यही उठती है। इन चारों पे तो आप अपने नेल पेंट लगाते हैं ना, तो इनसे आप पूछते रहिए अपने से। तो ये थे अभिसार गीता शुक्ल, जिन्हें आप सुन रहे थे। ऐसे ही महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।